हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश पैडागॉजी। ठीक। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आपका वाइगॉट्स्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी, या फिर आप इसको बोल सकते हो वाइगॉट्स्कीज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये जो आप अपने सामने बुक देख रहे हो, ये है आपकी इग्नो VES 144। ठीक है। ये इग्नो के जो बच्चे वहाँ से बीएड कर रहे हैं उनके लिए बुक है, और बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर आप ढूंढ रहे हो कि इंग्लिश पैडागोजी के लिए कौन सी बुक ढूंढे, तो आप इसको रेफर करो। बेस्ट बुक है, गवर्नमेंट की बुक है, ऑथेंटिक डाटा है सारा, और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ये आप लिख के ले लो। ठीक है। तो बिना सोचे समझे ही आप इस किताब को उठाओ, पढ़ना चालू कर दो। थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन लगे रहो। इतना अच्छे डिटेल में दिया हुआ है कि और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी, कुछ भी। ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है। चलो, तो आज का टॉपिक पढ़ते हैं अब हम वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। लेव वाइगॉट्स्की कौन थे? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। और उनका ऐसा मानना था कि लर्निंग को ना आप सोशल कॉन्टेक्स्ट से सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है। जो लर्निंग होती है वो सिंपली आप कोई डाटा आपको दे रहे हैं या नॉलेज दे रहे हैं, उसको एसिमुलेट और एकोमोडेट नहीं कर लेता है लर्नर, सिंपली नहीं करता है। बहुत सारे जितने भी हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस है ना, वो सब के सब कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन से ही ऑरिजिनेट होते हैं। ठीक है। और जो लर्नर होता है वो न्यू नॉलेज को अपनी पुरानी नॉलेज के साथ कोरिलेट करता रहता है। ठीक है। और उस नॉलेज को कहाँ वो करता है अप्लाई? रियल सोशल सिचुएशंस में। ठीक है। वाइगॉट्स्की जो थे वो मेनली उनका जो इंटरेस्ट ऑफ स्टडी था वो था लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक। और उन्होंने काफी सारे रिसर्च की उस पे, और उनका कहना था कि देखो, लर्निंग जो है ना वो डायलॉग के थ्रू आती है। जैसे कि आप देखो, टीचर और लर्नर के स्टूडेंट के बीच में डायलॉग होता है, टीचर्स की लर्नर्स की आपस में डिस्कशन होता है ना। और लर्नर का टेक्स्ट के साथ भी डिस्कशन चलता रहता है, डायलॉग चलता रहता है। उनका ये कहना था। ठीक है। तो उनका मानना था कि लर्निंग जो पूरा प्रोसेस है ना वो एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है। वाइगॉट्स्की का ये भी मानना था कि जो न्यू नॉलेज है वो वो कैसे डेवलप करता है? अपने इंटरनल डिस्कशन करता रहता है ना। अपने दिमाग में डिस्कशन करता रहता है लगातार, है ना? और उसको फिर वो लैंग्वेज के थ्रू अपने जो उसके विचार होते हैं वो लैंग्वेज के थ्रू उनको कम्युनिकेट करता है, शेयर करता है अपने एक्सपीरियंसेस को, है ना। और जितने भी एक चाइल्ड की इमेजिनेशन होती है, क्रिएटिविटी होती है ना, न्यू आइडियाज होते हैं, वो दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है। किससे? थ्रू लैंग्वेज करता है। इसमें पेरेंट्स और टीचर्स का रोल पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल रहता है? मेनली टू प्रोवाइड देम न्यू वोकेबलरी ऑफ वर्ड्स, है ना, फ्रेजेस, और स्ट्रक्चर कैसे बनाएं सेंटेंसेस का, है ना। ये सब रोल प्ले कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। वो कहते हैं बच्चा, मतलब उनका कहना था कि अपने आप सोशल इंटरेक्शन से ही लैंग्वेज सीख रहा है बच्चा। ठीक है। और हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो ग्रुप्स में डेवलप हों, है ना। और जो बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट करते रहना चाहिए हमें उनकी लर्निंग में। और ज़्यादा उनको हमें किसी चीज़ में कंटेन करके नहीं रखना चाहिए, उनका ये कहना था। ठीक है। उनको जो भी जैसे भी वो बोले, उनको लेट देम स्पीक, और जहाँ ज़रूरत हो बस वहीं पे थोड़ा सा आप उसको करेक्ट करते रहें। ठीक है। ये था वाइगॉट्स्की का पूरा सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मेजर टेनेंट्स भी थे उनके, जिसमें से एक था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जो एरिया जहाँ पे इंडिविजुअल ऑप्टिमम लर्निंग करे, है ना, उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट वहाँ उसको माना जाता है जहाँ पे लर्नर एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो कोई भी एक्टिविटी कर सकता है इंडिपेंडेंटली, उसको किसी की जरूरत नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, उसको कुछ कुछ भी बोलना हो इंग्लिश में, है ना,
तो उसको किसी की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप कर ले। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहाँ, जहाँ पे टीचर वगैरह उसको हेल्प करता रहे, है ना, टीचर, पेरेंट्स, कोई भी पीयर, सीनियर, जूनियर, सीनियर्स, है ना, या क्लास के क्लासमेट्स वगैरह, वो उसको थोड़ा बड़ा सपोर्ट करते रहे, उसको कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट हो गया जहाँ वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया, उसको किसी की जरूरत नहीं है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की, लिखने की, या कैसे भी अपने कम्युनिकेशन में किसी की जरूरत नहीं है अब उसको। ठीक है। अब उनका मानना था कि देखो, लर्निंग में ना, जो लर्नर होता है वो लर्निंग के भी अलग अलग मेथड्स को अपनाता है। ठीक है। उनमें से दो लर्निंग के मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव लर्निंग। क्रिटिकल थिंकिंग हम देखते हैं कि क्या है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है, इसमें लर्नर क्या करता है कि अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। कैसे? बाय स्किलफुली एनालिसिस करके, एसेस करके, है ना, किसी चीज का असेसमेंट करना, और उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करता है। ठीक। क्रिटिकल थिंकिंग सेल्फ सेंटर्ड होती है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होती है, सेल्फ मॉनिटर्ड होती है, और सेल्फ करेक्टिव भी होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज पे सोचते हो कि यार मैं कोई ये चीज लिखनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज पे कोई आर्टिकल लिख रहे हो आप। ठीक है। आर्टिकल लिखने बैठते हो, अब आपको क्या करोगे, पहले आप सोचोगे ना कि हाँ, पहले मैं क्या लिखूं, किस बारे में लिखूं। फॉर एग्जांपल, आपको टॉपिक दे दिया गया है कि आप ग्लोबल वार्मिंग पे लिखो, तो अब आप सोचोगे ना, पहले आप ग्लोबल वार्मिंग, आप सोचोगे कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, सीधा रीजनिंग पहले दे दूं, वहां से स्टार्ट करूं, उसके बाद फिर उसके रेमेडी बताऊं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस बताऊं, या फिर मैं उल्टा चलूं कि धीरे धीरे बताऊं, पहले कॉन्सिक्वेंसेस बताऊं, उसके बाद उसकी रेमेडी बताऊं, उसके बाद रीजन बताऊं, सॉरी, उसके बाद फिर मैं आपका अ, उसका रेमेडी बताऊं। ये आप पे डिपेंड करता है ना। आप एक क्रिटिकली उसको एनालाइज करोगे, फिर कौन से सेंटेंस को आगे लिखूं, फिर कौन से सेंटेंस को बाद में लिखूं, कैसे उसको आपको कोरिलेट करूं, ये सारा क्या हो गया, आप क्रिटिकली थिंक कर रहे हो, है ना, ये चीज को कैसे करना है। तो लर्निंग ये भी एक तरीके से होती है। ठीक है। इसी को कहते हैं क्रिटिकल लर्निंग। और क्रिटिकल लर्निंग को कभी कभी डायरेक्टेड थिंकिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इससे डिजायर्ड आउटकम चाहिए होता है, जो आप चाह रहे हो वही आप आउटकम आए, तो इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग को डिजायर्ड थिंकिंग भी कहा जाता है। ठीक। और टीचर्स को भी हेल्प करनी चाहिए बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए, है ना। इसके लिए उनको मटेरियल, क्लासरूम एक्टिविटीज ऐसी करानी चाहिए ताकि वो जो बच्चे हैं वो क्रिटिकली स्किलफुल हो पाए, है ना। रिफ्लेक्टिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं अलग से भी ढूंढ के लाया था नेट से आपके लिए। देखो, रिफ्लेक्टिव लर्निंग जो है, क्या इन्वॉल्व करता है कि एक पास्ट एक्सपीरियंस या आइडिया को क्रिटिकली एनालाइज करना, है ना। जो पास्ट में कुछ हुआ है उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, और उसको देखते हैं कि वो सक्सेसफुल था कि अनसक्सेसफुल था। सक्सेसफुल था तो क्यों था, अनसक्सेसफुल था तो क्यों अनसक्सेसफुल था, है ना। सक्सेसफुल हो गया तो कोई बात ही नहीं, अनसक्सेसफुल को एनालिसिस ज्यादा होता है ना। और उससे रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन स्टूडेंट को क्या हेल्प करता है, लर्न करता है, हेल्प स्टूडेंट लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। और इससे जो सरफेशियल लर्निंग है वो डीप लर्निंग में बदल जाती है ना। पास्ट चीजों को एनालाइज करके देखेगा कि क्या कहीं पे कमी रह गई थी, क्यों नहीं हो पाया मेरे से, है ना, और क्या करना चाहिए मुझे, तो वो डीप लर्निंग में फिर जाता है। और इससे स्टूडेंट्स में ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस होती है। ठीक। रिफ्लेक्टिव लर्निंग और क्या हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, आइडेंटिफाई करने का गैप में, कि कहाँ पे गैप रह गया लर्निंग में, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ना। तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और बहुत ही ज़्यादा आज प्रैक्टिस में लाया जाता है आज की डेट में। ठीक। तो ये दो मेथड हैं जो लर्नर्स को हेल्प करते हैं लर्निंग स्ट्रेटजीज में। ठीक है। ये दोनों लर्निंग स्ट्रेटजी है, क्रिटिकल थिंकिंग और आपका रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो होप ये टॉपिक पूरा आपको आप क्लियर हो गया हो, तीनों टॉपिक, वाइगॉट्स्की, सोशियो कल्चरल थ्योरी, और क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव लर्निंग। कोई डाउट हो तो कोई बेझिझक आप कमेंट में पूछो, है ना। और कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो और आपको लगता है कि मुझे उस पर चाहिए हेल्प हमारी, तो आप कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वो डाउट क्लियर करें।
यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जा सके, है ना। और थोड़ा मोड़ा तो आप भी कोशिश करिए। बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है, वीडियो आपके हेल्प के लिए ज़रूर है, बट आप अगर बुक पढ़ लें तो और भी बेहतर होगा। ठीक, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप बुक ना पढ़िए और सिर्फ वीडियो के थ्रू चले जाइए। वीडियो हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए कि अगर लास्ट मोमेंट में अगर आप देख रहे हो बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है, तो आप वीडियोस का सहारा लें और सिर्फ वीडियो पर डिपेंड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप बुक जरूर पढ़ें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।